हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर का हम जो है आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बातें हम बताए थे जो हमने बच्चों के साथ चर्चा किया है ना, ज़्यादा ना पकाए करके हमने यहाँ लिखा नहीं है। 2 पेपर होंगे मैथ्स का, सभी लोग को पता है। पहला आपको दिख रहा होगा ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, पहला पेपर भी है, दूसरा भी है, आप चुनाव कर सकते हो। इसमें मैकेनिक्स चुनने योग्य है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में, रायपुर साइंस कॉलेज में, कहीं और किसी और कॉलेज में ये चुनाव किया जाए फाइनल में, तो कहीं पे न्यूमेरिकल मेथड चुनाव किया जाए। ये एमएससी के सब्जेक्ट हैं, है ना। लीनियर एलजेब्रा पहले चल रहा था पुराना सिलेबस में, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंदर लीनियर एलजेब्रा छुपा हुआ है, तो उसको पढ़ते थे, आपने पढ़ा है। तो ये लगभग मैं 90% मान के चलता हूँ कि इसको पढ़ाएंगे ऐसा। फिर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑफ फोरियर एनालिसिस। ये सब्जेक्ट जो है कहाँ से निकला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट से थोड़ा सा निकला हुआ है। ओके, तो ये जो जितना हमने यहाँ पर बता रखा है इसमें से एक सब्जेक्ट चुनाव करना है, और क्लियर है कि हम लीनियर एलजेब्रा चुनाव करें, ज़्यादा फायदे रहेंगे, ज़्यादा जल्दी सिलेबस कवर होगा और रिविजन तगड़ा होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा तो भी आप बना सकते हो, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे बना सकते हो, है ना। लेकिन इनमें जो है बहुत सारे मेथड, जैसे कि एक है रंगा कुट्टा मेथड। अब वो रंगा कुट्टा मेथड आपको रटना पड़ेगा, बहुत प्रकार के। न्यूटन रेफसन मेथड आपको समझना पड़ेगा। तो ये नया चीज़ है, आप एमएससी लेवल में पहुंच जाओगे, फिर उसमें थोड़ा नोट्स बनाने में दिक्कत होगा, समय भी लगेगा, है ना, और क्वेश्चन घुमा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है अप्लाइड का ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, हम लोग रियल पढ़ेंगे, सॉरी प्योर मैथमेटिक्स का। ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये दोनों अप्लाइड, ओके, और ये भी अप्लाइड का पार्ट है। तो प्योर हम पढ़ेंगे, ये पहले होता था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी, है ना, और जो है आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये 3 अलग अलग हैं। उनमें से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉलेज में लगभग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है पुराना सिलेबस, अगर कोई बुक इस्तेमाल करना चाहे तो ये बुक काम का नहीं है, ये भी बुक काम का नहीं है, बस यही बुक आप सीनियर से ले सकते हो। ठीक है, ये बुक कोई दे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक लेना। ठीक है, अगर किसी को ई बुक पढ़ना है, ठीक है, तो ई बुक पढ़ना है तो उसके लिए जो है सम्स आउटलाइन का एक बुक आता है, ज़बरदस्त है ना, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग, जैसे यूपीएससी वाले, पीएससी वाले पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट मैथ्स का नहीं, अलग अलग प्रकार के सम्स आउटलाइन करके आप बिल्कुल गूगल में सर्च कीजिएगा, तो उसका जो वो है सीरीज़ है बुक का, है ना, ई बुक का, ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा जितने भी आपका नेट वाले, है ना, और ये यूपीएससी वाले, उनका बुक जो है फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो ई बुक के तौर पर ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको भेज दिया जाएगा, है ना। सभी का बुक जो है मैं आप लोग को भेज दूंगा। लेकिन जो है हम लोग जो बीएससी में पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने का। तो पहला जो यूनिट है, पहला हम यूनिट चर्चा करते हैं। आप पहले यूनिट में क्वेश्चन जो आएगा लिख के गारंटी के साथ, जो क्वेश्चन आने वाला है उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन उसके पहले आप क्या पढ़ेंगे, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत जरूरी क्यों है सेट थ्योरी, क्योंकि सेट थ्योरी बिना जो है बाकी के यूनिट नहीं बनने वाले, बाकी के यूनिट को समझना दिक्कत होता रहता है। तो सेट थ्योरी का थोड़ा ज्ञान रखना। हमने फर्स्ट ईयर में सेट थ्योरी पढ़ा था ना बेटा, सेकेंड ईयर भी चर्चा की है सेट थ्योरी का। सब लोग को सेट के बारे में पता है ना, कि पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हालांकि यूनिट कंप्लीट होते होते आएगा तो हम और एक बार सिलेबस को जज करके वहाँ से जो क्वेश्चन और अलग से बन सकता है तो हम वो क्वेश्चन बनाएंगे, सेट थ्योरी से बनेगा तब की बात है। लेकिन नहीं आता एग्जाम में, एक आध बार आया है। एक थ्योरम है, इससे आता है जो पॉपुलर थ्योरम है, मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। जब कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें रणनीति बनाना होता है, तो मैं पहले रणनीति समझाना चाहता हूँ, देन हमारा क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, और कल से आप लोग जो है पूरा कॉपी में हर चीज़ को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैंटर थ्योरम करके, कैंटर्स थ्योरम, जॉर्ज कैंटर ये पहले सेट थ्योरी को दिए थे। इसी पे एक थ्योरम आता है कैंटर थ्योरम करके, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो है 1-2 बार आपके बीएससी में पूछा गया है और एमएससी में बार बार पूछता रहता है। तो ज़रूरत लगेगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके बुक में होगा तो, नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। सेट थ्योरी से ये क्वेश्चन आएगा। अब आता है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन आना ही है, जिसका नाम है क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है,
आपने पहले भी पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, हिंदी में कहते हैं क्या, गणितीय आगमन का सिद्धांत या आगमन का गणितीय सिद्धांत, ऐसे भी बोलते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं। आगमन का गणितीय सिद्धांत या फिर गणितीय सिद्धांत का आगमन क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, ये हम आपको थोड़ा समझाएंगे आज की क्लास में। देन जो है स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे, मैं तो उसको लिख के ही चलूँगा, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन में करते क्या है, किसी को हल्का फुल्का याद है, 11वीं 12वीं जो भी पढ़ा है आप लोगों ने वो आप समझ सकते हो। हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, बेटा सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, कथन, है ना, कथन होगा। ये स्टेटमेंट जो होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा बेटा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जिसमें किसकी दबदबा होगी, नेचुरल नंबर, क्या होंगी, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। ये स्पेशल केस में दो प्रकार की नंबर होंगी। इसी नंबर थ्योरी पर अगर सेट पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी पढ़ेंगे साथ में, तो ये दो प्रकार की, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ साथ में, मैं ये सभी चीज़ों को क्यों इंक्लूड करता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। आपके जस्ट जो आने वाले जूनियर है ना पीछे क्लास में, उनको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप जो निकल के आगे बढ़ोगे तब आप पेपर दोगे ना, तो आपको वहाँ क्वेश्चन बनाना नहीं है, वहाँ आता है ऑब्जेक्टिव। आप जो है मैथमेटिकल इंडक्शन दो, अगर आप सेट के बारे में बात करेंगे किस सेट पर बेस्ड है करके, तो पूरी तरीके से नेचुरल नंबर पर बेटा, है ना, ये होल नंबर स्पेशल केस में। अब ये कैसे समझाएं आपको कि ये कैसा, आप स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हो सर, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ये मतलब है बेटा, ये मैं मिटा देता हूँ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब, जैसे कि हिंदी में बोलूँगा, 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, है ना। अब मान लो आपको फार्मूला पता है तब ठीक है, या फिर मैं सिंपल बोल देता हूँ, 1 से लेकर क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 समझिएगा, पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम क्वेश्चन वगैरह चर्चा करेंगे बुक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर है। अब इन नंबर को आपको ऐड करना है क्योंकि पूछेगा, तो आप जो है ये छोटे क्लास में करते हो, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। ये इसके इक्वल में मान लो आप जोड़ेंगे तो क्या इतना बन रहा है क्या, तो ये वेरीफाई करने का तरीका है। एक्चुअल में हम करते क्या हैं, नेचुरल नंबर की संख्या अपने अनुसार से लेते हैं, एडिशन लेते हैं, और जैसे कि फार्मूला बनता है। फिर एक बार मैंने आपको लिखवाया था, शायद याद है तो अच्छी बात है, कब लिखवाया था पता है बेटा, जब आपको रीमान पढ़ा रहा था ना, रीमान में मैंने फार्मूला लिखवाया था 1 2 3 अप टू मैं प्लस n लिखूं तो n इक्वल टू क्या होता है, किसी को पता है क्या, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाला स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जिसमें इक्वेशन होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड कुछ होगा, राइट हैंड साइड कुछ होगा, उसको प्रूव करने का काम होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। तो ये जो है कितना होता है, किसी को पता है क्या, बताइए बेटा, n इंटू n प्लस 1/2, वेरी गुड। तो आपको अगर हम ये फार्मूला ना बताएं, इसको प्रूव करना है किसमें, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन कब इस्तेमाल करते हो, कोई पूछे तो क्या कहना है आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन तब इस्तेमाल किया जाता है जब पहले से ही फार्मूला मौजूद हो। चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ आया। और अगर हम इंडक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हिंदी में एक आगमन बोलते हैं, एक को निगमन बोलते हैं, है ना। इंडक्टिव मेथड एक हो गया, और एक को हम क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम याद हो तो बताइएगा। डिडक्शन, क्या बोलते हैं, डिडक्शन। निगमन करता है, निगमन कैसे करते हैं बोलेंगे, हम फार्मूला को हम प्रूव नहीं करते है ना, फार्मूला को रटते हैं, उसके माध्यम से क्वेश्चन बनाते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं, फार्मूला को प्रूव किया जाता है। फार्मूला बना कैसे, उस बात की सत्यापन किया जाता है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, पहला क्लास है हमारा,
भाई ये पूरा हम स्टार्ट नहीं किए, कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक नोट्स बनाने लायक चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। आप अभी भी से नोट्स बना सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है आपको थोड़ा स्पीड में कवर कराने के लिए ये करेंगे। एक साइड में फिर से बोलूँगा, मान लो कभी थ्योरी पूछा तो नहीं गया है, फिर भी मेरा हर साल का एक आदत रहता है, मैं क्या करता हूँ, इधर पहले जब तो ये सब्जेक्ट चल रहा था तो मैं क्या करता था, पहले यही पढ़ाता था, फिर ये पढ़ाता था, फिर ये लास्ट में होता था। अब हम ये पहले पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करता था, पहले सब्जेक्ट लिखता था, सब्जेक्ट के सीधा मैथमेटिकल इंडक्शन की 2-3 स्टेप बताता था बच्चों को, ये थ्योरी के तौर पर कॉपी में होना चाहिए, इसे याद रहेंगे करना क्या है करके। लेकिन अभी हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, देन जो है मैं यहाँ पर हल्का सा लिख के आगे बात को बढ़ाऊंगा। 2 चरण होते हैं, 2 स्टेप होता है इसका, वो 2 स्टेप को हम याद करेंगे, है ना। पहले मैं समझाना चाहता हूं, उसको आप जो है पहले समझ लो, देन हम वहां पर आएंगे, आप कवर करेंगे। क्या यह फार्मूला याद था? नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे, ये आपका बाकी जो एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में, वो काम आएगा। अगर मैंने किसी को कह दिया होता ये जोड़ने के लिए, तो आप इसको जोड़े होते बेटा। आदत रहता है कई लोग का अलग अलग स्टाइल में जोड़ने का, जैसे कि मैं बोलूँगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 55, ऐसे मैं सोचता। लेकिन मुझे कोई बोल दे 1 से 20 तक, फिर मेरे बोल दे 100 तक, 150 तक, तो कॉपी में लिखोगे और जोड़ोगे तो गलत भी होगा, गड़बड़ भी होगा। तो जब डाटा बड़े होते हैं, उनको वेरीफाई करना होता है, तो हमको चाहिए होता है फार्मूला, और फार्मूला को ही वेरिफिकेशन करने के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं कौन सा मेथड, या फिर कौन सा रूल, मैथमेटिकल इंडक्शन रूल, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। बहुत सारे एमएससी में बहुत सारे जो थ्योरम्स बनाते हैं उसमें स्पष्ट लिखते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं किया, सेकेंड ईयर में नहीं किया, आप फाइनल में कर सकते हो थोड़ा थोड़ा कोई क्वेश्चन थ्योरम्स को बनाने में। और एमएससी जितने भी करेंगे वो हर सब्जेक्ट में लगभग थ्योरम प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करेंगे जब नेचुरल नंबर की बात आएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रहा है। खुद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम्स को बनाने में हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पहले रखा गया है मैथमेटिकल इंडक्शन सेट थ्योरी। ओके, ठीक, तो ये आपको समझ आ गया। लेकिन मैंने फार्मूला में लिखा होता है, या आपने कहा कि 55 करके, ठीक है, बस हम वो निचले स्तर से जो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते उनके लिए ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग को सबको समझ आ गए लगभग, है ना, इसमें और कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कई लोग ऐसे रहते हैं जिसको एकदम चाहिए होता है, यार कैसे फार्मूला में इसको वेरीफाई करो। आप सभी जान रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर कितने हैं? 10 है। तो आपने जो है ये जो 10 नेचुरल नंबर है उसको क्या किया होता है, फार्मूला में लिखा तो n की जगह वही 10 है, लास्ट कहाँ ख़त्म हुआ, वही है 10, वही n है। तो आप लिखे होते 10 × 11/2। तो ऐसे आप अगर कट किए होते तो आपको मिलता 5 × 11। ये बात सही है। तो हम पेपर में ना, जैसे कि मैं खुद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जो CGPSC है ना, यूपीएससी नहीं, CGPSC, या फिर रेलवे, SSC, बैंकिंग, इसमें जो क्लासेस होती हैं उसमें भी पहला जो वो होता है वो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से संबंधित फार्मूला को हम एलजेब्रा के तौर पर रटाते हैं। उसमें हम एलजेब्रा लिखते हैं, ये एलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को याद करो करके। हम इन सबको क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे। क्या करना है, वेरीफाई करके देखेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि फार्मूला नहीं पता होता, मान लो फार्मूला भूल ही गए हो, तो 1 से लेकर अगर हम ऐसे बोल दिए होते 1 2 3, अब दिक्कत होगा कि नहीं होगा ये मेरे बताना जरूर, है ना। और हमने यहाँ पे लिख दिया 108 तक करके, जरूर दिक्कत होगा ना। मान लो फार्मूला नहीं पता है तो हर विद्यार्थी सोचेगा, मैथ्स वाला भी सोचेगा कि यार कितना होगा, टेंशन रहेगा, है ना। तो कई मेथड है इसको सॉल्व करने। एक है मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे, फार्मूला पता है, नेचुरल नंबर है तो। और दूसरा है बेटा, हम एक चीज़ पढ़े हैं जिसका नाम है हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। उन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। समझ आया? हमको D निकालना पड़ेगा, हमको A निकालना पड़ेगा, राइट। और L है लास्ट वाला फार्मूला हमारे पास है। समझ आया? टोटल बहुत n भी समझ आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या है, 108 है। फार्मूला पता है तो सब चीज़ कर सकते हो आप लोग। ये बात क्लियर है?
मैथमेटिक्स वाला दिमाग अलग चलेगा, ठीक है, और जनरल स्टडी वाले का दिमाग अलग चलेगा। तो मैं प्रयास करूँगा आपको यहाँ से चीज़ों को और सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा के बात को आगे बढ़ाऊँ करके। चलें हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो याद रखना। फिर कल के क्लास में जो है हम लोग को और कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे, लगभग जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि 10-11 क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत हार्ड हैं, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लेंगे और आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप साथ ही साथ चलेंगे, ठीक है। चलो, दिक्कत ना हो, कल के क्लास में जो है हम पूरी तरीके से पोसेट को समझाएंगे। आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं उसके बारे में, ये थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन पुराने सिलेबस में था और बीच में काम आएगा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ भी है सिलेबस में, देखो ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को बनाने में मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए क्या करना है आप लोग को, ये फार्मूला एज इट इज इस्तेमाल होने वाला है। कहाँ पर? ग्राफ में, है ना। हिंदी बोलते हैं उसको आलेख, क्या बोलते हैं? आलेख, है ना बेटा। जितने भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो जो है, अगर उसमें ऐसा कुछ है ना, ये ग्राफ है बेटा, इसको ग्राफ बोलते हैं। ये जो है इनको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? लिंक, या फिर बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको हम बोलते हैं एज, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो हम ग्राफ के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो स्पेशल केस होगा जिसमें हमने अभी बात किया था। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये जो स्विगी, जोमेटो, ये कैसे काम करते हैं डिकोस्ट्रा एल्गोरिथम पर, वो ग्राफ का पार्ट है। और ग्राफ में पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम कैसे बनते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कैसा होता है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ की जानकारी अंदर में थोड़ा थोड़ा मिलता है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पुराना सिलेबस का पार्ट पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग करना है करके। तो आगे क्वेश्चन तो बनाइएगा जरूर। 2 पार्ट होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, बेसिक इंडक्शन या फिर बेसिस ऑफ इंडक्शन, और एक है क्या? इंडक्शन स्टेप। इसमें क्या करते हैं बेटा पता है? नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे? अपने मन से 1 और 2 लेंगे, फार्मूला में रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई कर देंगे, ओके। और इससे अधिक लेने की जरूरत नहीं है। और जबकि दूसरा वाले में क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंडक्शन स्टेप में, फिर बाद में वेरिफिकेशन होगा, 3 होगा, तीसरा चरण भी लिख देते हैं। मान लो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा टोटल। इसमें क्या करते हैं हम? चीज़ों को n = k के लिए प्रूव करते हैं, है ना। n = किसके लिए? k के लिए। फिर हम ये दिखाते हैं लास्ट प्रूफ में n = k+1 के लिए। कई बार लोग m लिखते हैं, m फिर m+1 के लिए। तो ये पढ़ा हुआ है, 11वीं-12वीं में हम पढ़े हैं। जैसे कि इसको हम प्रूव करना चाहेंगे, आ गया पेपर में तो जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो स्टेप लिखेंगे पहला, ऐसा, ठीक है। और बेटा ये लिखने के बाद, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखने के बाद, है ना, पेपर में आया तब की बात है, हम हर चीज़ को इसलिए कवर करते जा रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले क्या बोलना है आप लोग को? मान लो बोलना है, एक बार ऐसे लिखना है, मान लो, लेट करके, है ना। तो लिख लेते हैं लेट n = 1, है ना, लेट n = 1। और इस क्वेश्चन को हमेशा ये दिया है हमें लिखना है, स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फर्स्ट ये लिखना चाहिए, देन आप क्या करेंगे? देन पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप काम करेंगे तो एक ही है, 1 है। अब राइट हैंड साइड में लिखो, तो राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर n के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1। तो आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार से उसको वेरीफाई करेंगे। ये प्रूफ नहीं है, है ना, ये प्रूफ नहीं है। आप क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? बेसिस ऑफ इंडक्शन बना रहे हो अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा? 1 ही होता है। क्यों होता है 1? क्योंकि ये 2 कट जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? हैंड्स करके, है ना, आप यहाँ बात को कवर करेंगे। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, अर्थात आपने जो है इधर का जो वो है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = 1, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। समझ आया? ये काम हो गया ना। तो क्या बोलेंगे, है ना, सो दैट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = 1। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बहुत बार बच्चे यही पूछते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, आप इंग्लिश में लिख देते हो। इंग्लिश वाले पूछते हैं कि सर आप हिंदी में लिख दिए, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अरे कुछ भी हो, आपको समझ आया ना, आप अपने तरीके से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बुक में लिखा रहता है अतः किसके लिए सत्य है ना, हैंड्स करके लिख देगा या फिर सो करके लिख दो, दिस इज क्लियर करके लिख दो, जो अच्छा लगता है वो लिख दो, है ना। तो ये आप काम करने के बाद नंबर 2 फिर से आप चुनाव करेंगे। फिर क्या बोलेंगे? सपोज वही लेट n = क्या लेना है बेटा आप लोग को? 2।
अगर n इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो n इक्वल टू 2 में आप फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मतलब होता है वो 2 नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। तो ये जो एडिशन आ रहा है कितना आ रहा है, 3। इसी प्रकार से आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे और राइट हैंड साइड में आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूला को लिखोगे। वो फार्मूला पहले लिखना है तो एक बार फार्मूला लिख दीजिएगा। फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2। आपने n का वैल्यू रखा है क्या, 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 अगेन। सो स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। ये ऐसा इसको बोलते हैं क्या बेटा, बेसिस ऑफ इंडक्शन। आपने पढ़ा था, हमने वही बात को लिखा है ना, उसी बात को कवर कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा आया करता था पुराना, जिनके पास भी नोट्स वगैरह मिल जाएगा वो कवर करके देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला स्टेप में काम हो रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि n का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम रेंडमली क्या लेते हैं, k, जो कि कुछ भी हो सकता है, सफिशिएंट लार्ज जितना भी ले सकते हो आप लोग। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, है ना। एज्यूम करना है, क्या करना है बेटा, मान लिया, है ना। क्या करना है बेटा, लेट स्टेटमेंट फर्स्ट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा लिखने का तरीका है ना, ऐसे लिखता हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर क्या, n इक्वल टू k, सो दैट आप ये अगर आपने k लिख लिया तो आप उस पूरे स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे, k के लिए लिखेंगे। एक बार क्या लिखेंगे बेटा, 1 + 2 + 3 + अप टू k, और इक्वल टू लिखेंगे k और फिर लिखेंगे k + 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये काम का है, समझ आया। ये कौन सा स्टेप है, यस, इंडक्शन स्टेप। अब वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा, अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप एक साइड को पकड़ो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो या राइट हैंड साइड को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़े तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू k, नहीं, हम n को प्रूव करना चाहते हैं। किसको, n को हम प्रूव करना चाहते हैं कि n के लिए क्या सही जाएगा, है ना। n तक हम बात को कवर करना चाहेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके जगह हम बोलेंगे सपोज दैट n इक्वल टू k + 1 होता, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर जो प्रूव करने वाले हैं फॉर n इक्वल टू k + 1, आपने एज्यूम किया फॉर k, आपको प्रूव क्या करना है, n इक्वल टू k + 1 के लिए भी, तो k + 2 के लिए भी, k + 3 के लिए भी, कुछ भी हो सकता है। फिर ये हुआ तो सबके लिए है बोल देंगे, फिर अंत बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, सब बार, हर तरीके से ऐसे बोलेंगे। तो हम इसके लिए शो करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे एक बार k तक, और लेकिन k + 1 तक लिखेंगे। ये है बेटा। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में यही बातें बदल के आनी चाहिए। और राइट हैंड साइड जो देगा वही लेफ्ट हैंड साइड देना चाहिए। या फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से क्या आना चाहिए बताइए, k + 1 बोला है आपने n की जगह, तो क्या लिखेंगे आप लोग, k + 1 इंटू k + 2/2 बनना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड खुद अपने आप में। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे किसको, इस 2 का, और यहाँ तक पहले इस फार्मूला को हम खुद लिखेंगे। इसका नाम क्या है बेटा, यहाँ तक क्या होता है, इतना तक क्या होता है, आपने मान रखा है k तक क्या होता है, k + 1, देख पा रहे हो आप लोग। यहाँ तक देखिए फ्रॉम 2 आएगा, क्योंकि यहाँ k तक की जो एडिशन होती है वो क्या होती है, k इंटू k + 1/2। ओके, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, k + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और दिख रहा होगा उससे सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे सॉल्व कर सकते हो। क्या करना चाहिए हम लोग को, इन दोनों से ऐसे भी कॉमन निकल सकता है, ऊपर से निकल सकता है। क्या निकल सकता है कॉमन, k + 1 कॉमन निकल सकता है। क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, k/2 + 1। और कैसे सॉल्व करना चाहिए, उस 2 को पूरा के नीचे आ सकता है, बोलेंगे हाँ आ सकता है, k + 1, और आप इधर लिखेंगे तो हो जाएगा k + 2, और सबके नीचे में 2 आ तो गया राइट हैंड साइड। तो थ्योरम क्या है, k + 1 के लिए भी सही जा रहा है। तो हर बार क्या लिखेंगे, बोलेंगे फॉर ऑल n, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बेटा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना।
बस ये मैथमेटिकल इंडक्शन की कहानी थी, और जो कि बीच में काम आता रहेगा, हमने इसको इसलिए पहले बताया, बहुत ज़रूरी था। समझ आया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे बेटा? तगड़ा आप एक बार चीज़ को याद करके आना, एक सेट थ्योरी कल दोबारा हम थोड़ा सा कवर करेंगे, बहुत ज़रूरी है। रिलेशन आपको पढ़ाया गया था। रिलेशन में आपको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया था। इक्विवेलेंस रिलेशन के आगे होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये तो हम कवर कर लेते हैं, कल दोबारा हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा समझ आ जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन याद है? रिलेशन को क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। क्या होना चाहिए? साइमेट्री। फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन अगर वो है, क्या तीन नियम हैं, तो क्या हो जाएगा वो फिर इक्विवेलेंस। लेकिन साइमेट्री की जगह एंटी साइमेट्री हो, क्या हो? एंटी साइमेट्री। हिंदी में बोलते हैं प्रतिसम्मितता। एक सम्मितता होता है, एक होता है क्या बेटा? पहला होता है स्वतुल्य, फिर होता है सम्मित, फिर होता है हिंदी में संक्रामक। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में वही रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और ट्रांजिटिव। तो वो जो है ना, साइमेट्री नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंटी साइमेट्री होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। उसी से बनेगा हमारा लेटिस से बनेगा बुलियन अलजेब्रा, और ये जितने भी लॉजिक गेट सर्किट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे उसी पर, इस थ्योरी पर बेस्ड है।